रील्स देखने से अच्छा है या वीडियो देखें, समय बर्बाद नहीं होगा। स्वागत है दोस्तों 10 मिनट्स की सीरीज में। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की। राइटिंग पे मत जाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक कई जगह से मैंने इकट्ठा किए हैं, 2-3 पेज के हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे और अपनी जो नोट्स बनाए उसमें ऐड ऑन कर लेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस होगी आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। और भी वीडियो बनाए हैं, नहीं देखा है तो देखिए जाके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। कम समय में बढ़िया रिवीजन और एक ही जगह पे सारा कंटेंट, ये मैंने अपने लिए बनाया, मैंने सोचा आप तक भी पहुंचाया जाए। तो शुरू करते हैं शुरू से। हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी द्वारा उत्खनन शुरू हुआ। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरुआत में हड़प्पा में ही खुदाई शुरू हुई, उत्खनन शुरू हुआ। दूसरा पहल पॉइंट आता है कि अफगानिस्तान में कौन कौन सी वो साइट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है बदखशां, जहाँ से लाजवाई मणि के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है सोरथघोई, कैनाल यहाँ से प्राप्त हुई, कैनाल के ट्रेसेस प्राप्त हुए हैं। ये दोनों अफगानिस्तान में है। एक और है मुंडीक, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान की साइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंधु नदी क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं? तो मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, अमरी, कोटजीवी। सीधे क्वेश्चन आने वाला है कि इनमें से कौन से जो शहर हैं वो सिंधु नदी पर है। तो मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, अमरी, कोटवीजी सॉरी, इनको नोट कर लीजिए। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे ये भी मैं बताता चलूंगा। नेक्स्ट है वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब में कौन है? तो हड़प्पा सिंधु नदी पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है। तटवर्ती क्षेत्रों में सुतकाजिंडोर और सुल्का, ये दोनों तटवर्ती क्षेत्र में है जो कि पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं, भारत की बात करते हैं। तो पंजाब में रोपड़, सीधे सीधे आएगा क्वेश्चन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीधे एक तरफ स्टेट लिखे होंगे, एक तरफ शहर लिखे होंगे। राजस्थान में कालीबंगा। फिर चलते हैं गुजरात। गुजरात में कहीं है, एक कच्छ क्षेत्र होता है, एक काठियावाड़ क्षेत्र होता है। तो कच्छ क्षेत्र में अपना धौलावीरा मिलेगा, सुरकोतेरा मिलेगा, देसलपुर मिलेगा। काठियावाड़ में लोथल मिलेगा, रंगपुर मिलेगा, रोजवी मिलेगा, प्रभास, वारन मिलेगा। ठीक है। हरियाणा में चलेंगे तो हरियाणा में दो साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, राखीगढ़ी, बनावली। फिर चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक आपको मिलेगा दहमाबाद। दहमाबाद से क्या मिला आप कमेंट करके बताइए। जम्मू कश्मीर में मांडा, उत्तरी सबसे उत्तरी जम्मू कश्मीर, मांडा सबसे उत्तरी। यूपी में भी एक आलमगीर है। ईस्ट में, सबसे ईस्ट में कौन सा सिंधु घाटी का शहर है? तो वह है आलमगीरपुर। अब हम बात करेंगे राजनीति की। तो राजनीति में क्या? केंद्रीय प्रशासन व नगर प्रशासन में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लिपि को बस्ट्रोफोटन कहते हैं। यह भाव चित्रात्मक, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं नहीं लिखी जाती थी। मोहरों व बर्तनों से लिपि के साक्ष्य मिले हैं। और धौलावीरा में विशाल साइन बोर्ड भी मिला है। सीधे क्वेश्चन आएगा, उसमें स्टेटमेंट लिखी होगी, धौलावीरा में विशाल साइन बोर्ड मिलने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप कहोगे साइन बोर्ड तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आपके लिए सीधे एग्जाम में स्टेटमेंट आने वाला है। अब हम चलते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। तो पहले तो मैंने अलग से बना रखा है, वो बता दूं आपको। व्हीट, बार्ले, लेंटिन, चिकपी, मिलेट्स, ये सब मिले हैं। कैटल, सीप, गोट, बफेलो, पिग डोमेस्टिक करते थे। और बोर, डियर, घड़ियाल, ये वाइल्ड एनिमल थे जिनकी क्या बनाते थे। आगे चलते हैं, कृषि की बात कर लें। कृषि तो लोथल से हमें मिला है चावल, हड़प्पा से मिला है गेहूं, जौ। हड़प्पा सेमी एरिड रीजन था तो वहाँ से गेहूं मिलने की साक्ष्य मिले हैं, तो ये सही भी बैठता है। बनावली से मिला है जौ। टेराकोटा मॉडल के प्लाव भी मिले हैं। कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत मिले, हल रेखा मिली हुई है। ठीक है। फिर सिंचाई के लिए प्रकृति पर निर्भरता थी, इंपॉर्टेंट नहीं है। धौलावीरा से जल प्रबंधन प्रमाण मिले, सीधे स्टेटमेंट बनेगा। 3 स्टेटमेंट आएंगे, उसमें एक स्टेटमेंट होगा धौलावीरा में विशाल साइन बोर्ड मिला है। दूसरा स्टेटमेंट होगा धौलावीरा से विकसित जल प्रबंधन मिला है। आप कहना हमें तो पता ही नहीं था। मिट्टी की मूर्तिकाएं, मोहरें, बर्तन पर चित्र, जानवरों की हड्डियों के आधार पर अनुमान लगाया गया कि पशुओं का ज्ञान था। थोड़ा जुकाम है, उसको आप इग्नोर करिए क्योंकि पढ़ाई महत्वपूर्ण है। आप पढ़ाई करने वाले हैं तो आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठा लेंगे। ये इम्पोर्टेंट, सर्वाधिक कूड़ वाले बैल की मूर्तियाँ मिली हुई हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं कहूँगा तो ये है, गाय का अंकन नहीं है मोहरों पे। अगर स्टेटमेंट बन जाता तो आप क्या करते। और दूसरा है, घोड़ा जो है वो विवादास्पद है, इसका कोई महत्वपूर्ण भी साक्ष्य नहीं है कि है कि नहीं उस समय। अब शिल्प की बात करेंगे तो शिल्प में तांबा, कांसा, चांदी, सोना आदि से निर्मित विभिन्न उपकरण मिले हैं, लोहे का प्रमाण नहीं है। और सीधे स्टेटमेंट बनाता। चौथा स्टेटमेंट होता कि सिंधु घाटी सभ्यता से तांबा, कांसा, लोहा आदि के प्रमाण मिले हैं, आप बह जाते। स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा। आप यूट्यूब की राइट हैंड साइड ऊपर जाएंगे तो आप उसमें स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट में कंप्लीट भी करना है। घातक हथियार अपवाद स्वरूप मिले हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। वेट जिससे हम लोग वजन तौलते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, लोथल मोहनजोदड़ो हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं मिली हैं, लोथल और मोहनजोदड़ो से। शेलखड़ी से निर्मित मनके मिले हैं सर्वाधिक, ये भी लोथल और चनोदड़ो से मिले हैं। सीधे स्टेटमेंट बनेगा, सर्वाधिक शेलखड़ी के मनके मोहनजोदड़ो से मिले हैं, गलत, लोथल और चनोदड़ो से मिले हैं। ठीक है। काले और लाल रंग का प्रयोग ये लोग करते थे, पकी हुई ईंटों का प्रचलन तो पता ही होगा। मोहनजोदड़ो सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट व्यापार की बात कर लें तो आंतरिक वायु व्यापार था ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तांबा कहाँ से आता था? तांबा राजस्थान से आपूर्ति होती थी। मेसोपोटामिया से भी व्यापार की बात हुई है, फारस खाड़ी से भी व्यापार की बात आई है। मेसोपोटामिया में एक लेख है, उसमें हड़प्पा को मेलुहा के साथ व्यापार की बात की गई। और हम जब मेलुहा के बारे में सुनते हैं वहाँ लिखा हुआ, तो हमें पता चलता है कि मेलुहा और कुछ नहीं, हड़प्पा ही था। ओमान से भी हमें कॉपर से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, और जार मिला है वही हड़प्पा का ओमान में। तो एक दिलमुन है, वहाँ से भी शील और वेट वैसे मिले हैं जैसे हड़प्पा के हैं। तो ये इन सब के साथ व्यापार के साक्ष्य मिले हुए हैं। सिक्के के साक्ष्य नहीं मिले, ये ध्यान रखना, सिक्के के साक्ष्य नहीं मिले हैं। नौ परिवहन भी होता था, बैलगाड़ी भी थी, इक्का गाड़ी भी थी, इन सब की जानकारी मिली है। दैमाबाद से कांसे की निर्मित इक्का गाड़ी है। आप बताइए दैमाबाद किस स्टेट में है भारत के। फिर आगे चलेंगे तो लोथल से पक्की ईंटों का डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके नोट्स में पहले से होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शहर की बात करें तो कांस्ययुगीन शहरीकरण भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम शहरीकरण कहा जाता है। नियोजित मकान थे, शासक वर्ग की उपस्थिति थी, जनसंख्या घनत्व था, गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी थी, बड़े पैमाने पर आंतरिक वायु व्यापार था। इसमें कोई महत्वपूर्ण उतना चीजें नहीं है कि क्वेश्चन बने। समाज में चलते हैं, विभिन्न वर्ग, शासक, शासित, कारीगर, व्यापारी, कृषक सभी लोग थे। भेदभाव का अनुमान लगाया जाता है क्योंकि मकानों की बनावट में अंतर है, कीमती धातुओं का प्रचलन था, कुछ लोग पहने थे कुछ लोग नहीं पहनते थे, इससे पता लगता है भेदभाव होगा। महिलाओं की बेहतर स्थिति का अनुमान है क्योंकि जो मूर्तियां मिली हैं वो अधिकतर महिलाओं की, और उसमें आभूषण भी पहने हुए हैं। शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। संगीत का बहुत बढ़िया शौक था। धातुओं को गलाने की कला आती थी, इसीलिए अब कहते हैं कि वैज्ञानिक शिक्षा इन्हें पता होगी। फिर मापतौल करते थे। अंतिम संस्कार में विविधता थी, इससे भी पता लगता है कि भेदभाव होता था क्योंकि कई लोगों के साथ कई हीरे जवाहरात टाइप के भी चीज़ मिली होंगी और कई लोगों के साथ नहीं मिली होंगी, तो उससे अंतिम संस्कार से भी विविधता पता चलती है। नालियाँ थी, वह भी ढकी हुई थी, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे, ये भी स्टेटमेंट बन सकता है। बाकी बात करें तो लोथल से युग्म व युगल समाधान प्राप्त हुए। युग्म यानी दो लोगों के साथ भी मिले और युगल यानी सिंगल भी मिले हैं। हड़प्पा से ताबूत में दफनाने के प्रमाण मिले। सीधे सीधे स्टेटमेंट बनने वाले हैं ये। आगे चलते हैं तो स्थापत्य कला की बात करते हैं। आप समझ रहे होंगे कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सीधे सीधे स्टेटमेंट में आएंगे। आप अगर नोट्स में हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप उस पर नोट्स लिख लीजिए किनारे कहीं। स्थापत्य कला की बात करें तो दो भागों में विभाजित थे, पश्चिम और पूर्व में, लेकिन
क्वेश्चन ये नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि धौलावीरा 2 भागों में विभाजित है, तो भैया नहीं, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। दूसरा स्टेटमेंट आएगा कि लोथल और बनावली भी 2 भागों में विभाजित है, तो भैया वो विभाजित ही नहीं है। स्टेटमेंट वहीं से आएगा जहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पश्चिम भाग ऊंचा होता था, उस पर किलेबंदी होती थी, विशाल इमारतें बनती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, सभा सदन भी मिला हुआ है। पूर्वी विभाग में क्या होता था, किलेबंदी नहीं होती थी, क्षेत्रफल ज़्यादा होता था क्योंकि ज़्यादा लोग रहते थे। थोड़ा ये माना जाता है कि वहाँ शायद गरीब लोग रहते होंगे। और पश्चिम भाग में किलेबंदी है, विशाल इमारतें, वहाँ शायद रिच फैमिली रहती होंगी। लेकिन कालीबंगा में पूर्वी भाग किलेबंद है, ये एक्सेप्शन आ गया। पश्चिम भाग में किलेबंद होता है, लेकिन कालीबंगा में पूर्वी भाग किलेबंद है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। पूर्वी विभाग में नियोजित सड़कें नगर आयताकार खंडों में विभाजित, श्रृंखलाबद्ध मकान, अलंकरण का अभाव, क्योंकि वो गरीबों का है तो कह सकते हैं अलंकरण का अभाव है, कोई बात नहीं। अमरी कोट जीबीजी में क्या है, किलेबंद के प्रमाण ही नहीं मिलते। जैसे बाकी सब 2 भागों में विभाजित हैं, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है और लोथल बनावली विभाजित नहीं है। ऐसे ही पूर्वी विभाग में किलेबंदी नहीं है, लेकिन कालीबंगा में पूर्वी विभाग में किलेबंदी है। अमरी और कोटजीबी में कहीं भी किलेबंदी नहीं है। एक्सेप्शन का विशेष ध्यान रखिए, वहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ईंट पूरे एरिया में जो भी हड़प्पाकालीन शहर हैं, वो उन सभी जगह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो सेम है ईंट में। अब चलते हैं मूर्तिकला की तरफ। स्टेटमेंट सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। मूर्तिकला में पत्थर, धातु व मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, पत्थर, धातु और मिट्टी तीनों की। पुरुष से ज़्यादा महिलाओं की मूर्तियाँ, ये ध्यान रखिएगा। सीधे स्टेटमेंट बनेगा कि पुरुषों की मूर्तियाँ अधिक हैं, नहीं। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मूर्तियाँ मिली हुई हैं। दाढ़ी युक्त एक व्यक्ति की मूर्ति है जो कि तिब्बतिया पैटर्न के वस्त्र धारण किए हुए है, ठीक है। हड़प्पा से क्या मिला है, नेतृत्व युवक के धड़ की मूर्ति मिली है। धातु की मूर्तियां भी हैं। मोहनजोदड़ो से जैसे कांसे की नर्तकी मिली है, और दैमाबाद से कांसे की इक्का गाड़ी। तो दैमाबाद कहाँ है, कमेंट में बताने का कष्ट करेंगे आप। सौंदर्य व शारीरिक अनुपात का विशेष ध्यान रखा गया। भाव अभिव्यक्ति भी करता है, मतलब ऐसे नहीं कि फर्जी बना देगा, ठीक ठाक आज मूर्तियां बनी हुई हैं। द्रव्य मोम की विधि का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब तकनीकी दृष्टिकोण से भी ये लोग बढ़िया परिचित है, ठीक। उस समय इकोनॉमी तो चल ही रही थी, साथ साथ साइंटिस्ट भी थे, ऐसा लगता है थोड़े बहुत, क्योंकि द्रव्य मोम विधि, तांबा गलाकर कुछ बनाना और ये सब चीज़ें प्रचलित थी। चित्रकला में चलेंगे तो प्राय बर्तनों से चित्रकला मिली है। विषय कौन कौन से हैं ये इम्पोर्टेंट है। पशु पक्षी हैं, वनस्पति हैं, मानव भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। लाल काले रंग है, सीधे कहेगा लाल पीले रंग है, हम टहल जाएंगे कि भैया क्या पता क्या पूछा है। लोथल में एक बर्तन पर लोमड़ी मिली है, और हड़प्पा में एक मछुआरे का चित्र मिला है। पेड़ पौधे भी है, पीपल और नीम है, बहुत इंपॉर्टेंट। पीपल और नीम हम पूजा भी करते हैं, पीपल और नीम की हमारे देश में पूजा होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण इन 2 पेड़ों को माना जाता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हड़प्पा कालीन पूजा हम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत पुराने हड़प्पा कालीन भी थे और चित्रण है उसका। ये सब कैसे भी याद करने की ट्रिक बना लीजिए आप, तो यह फायदा रहेगा। धर्म की बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति मिली है, वो विभिन्न पशुओं से घिरे हैं। कुछ लोग कहते हैं वो पशुपतिनाथ जी भगवान है, और कुछ लोग कुछ और कयास लगाते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में शिवलिंग मिले हुए हैं, कुबड़ वाले बैल मिले हुए हैं। तो कुबड़ वाले बैल, शिवलिंग और एक योगी की मूर्ति, इन सबसे अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं वो शिव की मूर्ति और शिव भगवान की पूजा हुआ करती थी, क्योंकि इन तीनों को अगर हम मिला दें तो यही निष्कर्ष निकलता है। मूर्ति मोहरों से देवी पूजा के प्रचलन का साक्ष्य मिलता है। एक ऐसी मोहर से मिले हैं महिला के गर्भ से पौधे का अंकुरण, उसे शायद पृथ्वी की आराधना का मानते होंगे। जल, पशु पक्षी, वनस्पति, अग्नि इत्यादि का भी चित्रण मिला है। ये इंपॉर्टेंट है कि लोथल और बनावली और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कालीबंगा से अग्निकुंड के साथ साथ हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। शायद बलि प्रथा होती होगी, ऐसा
अनुमान लगाया जाता है। सब कुछ अनुमानों पे आधारित है। सत्यता की प्रामाणिकता तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ निकलता है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद ऐसा हुआ होता होगा। मृतकों के साथ वस्तुओं का दफनाना शायद अंधविश्वास और पुनर्जन्म की बात हुई होगी। पूजा पाठ की पद्धति, उद्देश्य, पुरोहित वर्ग के संदर्भ में प्रमाण के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन साक्ष्य तो मिलते हैं कि धार्मिक गतिविधियां हुआ करती थी। अंत में पतन कैसे हुआ किसी को भी नहीं पता। पतन के साथ साथ निरंतरता भी हुई। पतन हुआ कि निरंतरता चालू रही, क्रमिक परिवर्तन हुआ कि क्या हुआ, अचानक पतन हुआ कि बाढ़, नदी परिवर्तन, आगजनी, क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? 10 मिनट का मैंने वादा कर रखा है कि 10 मिनट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आने वाला है, शायद एक वीडियो से एक क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे में वीडियो कई बना चुका हूँ, कई आपके सामने आने वाले हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए। आप पढ़ा नहीं सकते तो इसको चलाकर आप आराम से लेटे रहिए, तब भी आपका रिवीजन होता रहेगा। थैंक यू सो मच।